So as I said, okay, we had already discussed this sequential access and direct access methods, and today we'll start from this random access. तो सीक्वेंशियल में थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं. आपको पता है कि हम लीनियर या सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाते हैं. ठीक है. सो एक्चुअल जो मीडियम होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वहाँ पर यू कैन से काइंड ऑफ वी ट्रावर्स और क्रॉस काइंड ऑफ और रिजेक्ट एक टर्म भी यूज़ किया गया है यहाँ पे. पासिंग एंड रिजेक्टिंग ईच इंटरमीडिएट रिकॉर्ड, और फिर जाके हम आगे जो हमारा डिज़ायर्ड रिकॉर्ड होता है उसकी जो लोकेशन होती है वहाँ पर पहुँचते हैं. जिस तरह वो पुरानी ऑडियो कैसेट या वो वीसीआर की कैसेट्स वगैरह में होता था. अच्छा, डायरेक्ट एक्सेस इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस. हमने ये किया था डिस्कस कि पहले हम काइंड ऑफ डायरेक्ट जंप लगाते हैं इनटू अ जनरल विसिनिटी ऑफ द डिज़ायर्ड डेटा, एंड देन थोड़ा सा पार्ट सीक्वेंशियल भी होता है. सो इट इज़ लाइक टू स्टेप प्रोसेस. पहले आप डायरेक्ट जंप लगाते हैं उस नियर बाय लोकेशन पे, और फिर और उसके बाद फिर सीक्वेंशियल सर्चिंग करते हैं या थोड़ा सा सीक्वेंशियल वे में आप जाते हैं. और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, लाइक जो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, तो उनमें हम पहले उस स्पेसिफिक जो ट्रैक होता है उस पर जंप लगाते हैं, एंड देन डिस्क हो सकता है रोटेट हो एंड सम टाइम लगे हमें इन ऑर्डर टू दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड या सेक्टर जो होता है एक्चुअली इन दैट केस, ताकि वो रीड राइट हेड के नीचे आ जाए, और फिर वहाँ से रीड राइट हेड के थ्रू हम आइदर रीड करते हैं या राइट करते हैं. लेकिन अगेन यहाँ पर भी टाइम जो है वो वेरिएबल होता है, एक्सेस टाइम, और यहाँ पर भी एक्सेस टाइम जो है वो वेरिएबल होता है, बिकॉज वो रिकॉर्ड हो सकता है रीड राइट हेड या जो भी मैकेनिज़्म है रीडिंग या राइटिंग का उसके करीब हो अगर तो वो क्विकली एक्सेस होगा, और अगर उससे दूर है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा. यानी फिक्स या कांस्टेंट टाइम नहीं है, टाइम इज़ वेरिएबल, इट कैन वेरी. बट जो रैंडम एक्सेस है इसमें टाइम जो है ना वो कांस्टेंट होता है. यानी कोई सी भी लोकेशन पे आपको जंप लगाना हो, यानी कि एक्सेस करना हो, वेदर रीड और राइट करना हो, तो आप फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में या कांस्टेंट टाइम में ना जंप लगाते हैं उधर. दिस इज़ मे बी फॉर अंडरस्टैंडिंग, ईजी अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेबिलिटी. यू कैन रिलेट इट लाइक जिस तरह डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि एरे में हम एक्सेस करते हैं वैल्यूज़ को. अगर आपको इंडेक्स गिवन हो तो एरे में आपको पता है कि किसी भी इंडेक्स वाली वैल्यू को एक्सेस करना कांस्टेंट टाइम में होता है. ये डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. तो दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, यू कैन से कि कोई सा भी एड्रेस आप बता दें. रैम का कंट्रोलर होता है एक तरह का, यू कैन से स्पेसिफिक पर्पस हार्डवेयर होता है जो रैम में से वैल्यूज़ को एक्सेस करने में हेल्प करता है सीपीयू को या बाकी डिवाइसेस को. तो उस रैम की कंट्रोलर को एड्रेस बताया जाता है. सीपीयू उसको कहेगा कि फ़लाँ एड्रेस है ना, मुझे वैल्यू लेनी है या उधर राइट करनी है, व्हाटएवर. तो वो जो कंट्रोलर है ना वो सीक्वेंशियल सर्च भी नहीं करता जिस तरह हमने पीछे देखा लाइक सीक्वेंशियल एक्सेस में, ना ही वो डायरेक्ट या टू स्टेप प्रोसेस करता है, बल्कि अगर वंस उसको एड्रेस मिल गया तो वो काइंड ऑफ डायरेक्ट जंप लगाता है उस रेस्पेक्टिव सेल पर. फिर वो उधर डेटा है या नहीं है, क्या है, वो अलग चीज़ है. बट द पॉइंट इज़ कि वो जंप जो है किसी भी लोकेशन पे ना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में लगता है, यानी कांस्टेंट टाइम होता है, वेरिएबल नहीं होता. और इस तरह का एक्सेस जो है ना वो रैम में होता है. रैम के नेम में भी रैंडम एक्सेस है, और यहाँ से भी यू कैन मे बी अंडरस्टैंड या थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि रैंडम एक्सेस ऐसे होता है. और रैम में भी ऐसा ही होता है कि आप ज़रूरी नहीं है सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएं या डायरेक्ट एक्सेस की तरह टू स्टेप प्रोसेस हो. आप सीधा किसी भी रैंडम लोकेशन से वैल्यू जो है ना वो रिसीव कर सकते हैं वंस एड्रेस अगर गिवन हो. और ये ऐसे क्यों होता है या हो सकता है बिकॉज हर जो सेल है या रो है मेमोरी की में भी यू कैन कंसीडर इट, उनमें जो एड्रेसेस है ना दे आर फिजिकली वायर्ड इन द हार्डवेयर. ऑफ कोर्स यही वजह हम कहते हैं कि रैम फास्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लाइक
हार्ड डिस्क जो होती है उसके मुकाबले में। और यही वजह हम कहते हैं कि लाइक टेराबाइट्स में हमारे पास रैम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाएगी, क्योंकि पीछे ये जो स्पीड है, ये जो एफिशिएंसी है, ये अचीव होती है बाय यूजिंग स्पेशल काइंड ऑफ हार्डवेयर, या स्पेशल तरीके से हार्डवेयर में ही वो एड्रेसिंग मैकेनिज़्म जो है ना वो लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो फास्ट होती है रैम एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक हार्ड डिस्क वगैरह। तो हर रो या जो लोकेशन होती है रैम की, उसका फिज़िकल यूनिक जो एड्रेस होता है वो वायर्ड होता है, यू कैन से, ठीक है। और टाइम टू एक्सेस एनी गिवन लोकेशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया। दिस इज़ लाइक सिमिलर टू समझने के लिए आप कह सकते हैं कि वो उस तरह होता है, लाइक जिस तरह एरे में हम इंडेक्स देते हैं तो पीछे एक फार्मूला टाइप होता है, उसके थ्रू कैलकुलेशन होती है, आपको याद होगा, बेस एड्रेस प्लस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में साइज इनटू इंडेक्स एंड सो ऑन। समथिंग सिमिलर हैपेंस बिहाइंड द सीन्स हियर एज वेल, ठीक है। मे बी यू कैन नॉट से एग्जैक्टली लाइक दैट, बट समथिंग सिमिलर। तो वंस वो एड्रेस मिल गया ना, तो बहुत क्विकली कांस्टेंट टाइम में ना जो कंट्रोलर है वो उधर पहुंच जाता है, यू कैन से। So any location can be selected at random and directly addressed and accessed, ठीक है। यानी उसकी एड्रेस कैलकुलेशन जो है वो बहुत क्विकली हो जाती है, और एक्सेस भी फिर क्विकली हो जाता है, क्योंकि एड्रेस मिल गया आपको तो सीधा आप जंप लगाते हैं उधर और वहाँ से वैल्यू ले सकते हैं या राइट कर सकते हैं। सो मेन मेमोरी यानी रैम एंड सम कैश सिस्टम्स यूज़ दिस। तो रैम में भी ये यूज़ होता है, और हो सकता है कैशेस की कुछ टाइप में भी ये जो मैकेनिज़्म है एक्सेस का ये यूज़ होता है। आई एम सेइंग हो सकता है बिकॉज कैश की कुछ टाइप्स में ना ये जो एसोसिएटिव आगे वाला जो है ये भी यूज़ होता है, ठीक है। सो मे बी सम कैशेस या कैश सिस्टम्स मे बी यूजिंग दिस रैंडम एक्सेस, बट सम कैशेस और कैश सिस्टम्स यूज़ दिस एसोसिएटिव एक्सेस। और ये एसोसिएटिव एक्सेस जो है ना रैंडम से भी बहुत फास्ट है। यही वजह है कि कैश मेमोरी हम कहते हैं बहुत फास्ट होती है, वहाँ से डेटा लेना बहुत फास्ट होता है। एक तो ऑफ कोर्स रीज़न ये है कि वो सीपीयू के करीब होती है एंड ऑल दैट, या इन मॉडर्न सिस्टम्स L1 और L2 कैशेस तो सीपीयू के अंदर भी होती हैं या हो सकती हैं, तो डिस्टेंस भी कम होता है, ये भी रीज़न है स्पीड के होने का। बट ये एक्सेस मैकेनिज़्म जो है या अंदर जो हार्डवेयर होते हैं वो कैश मेमोरी में और स्पेशल होते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो यही वजह है कि कैश मेमोरी इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू इवन रैम। ओके, सो एसोसिएटिव एक्सेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। दिस मे बी अ बिट ट्रिकी, इतना नहीं भी है, लेकिन हो सकता है समझने में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़े। और अगेन अगर कुछ कॉन्सेप्ट 100% फुल्ली क्लियर नहीं भी हो रहा, तो आगे जो टॉपिक हैं कुछ मैपिंग फंक्शंस के, वो जब हम करेंगे ना तो होपफुली ना ये आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट आई एम अगेन ट्राइंग कि आपको फुल आइडिया दे दूं, बट अगर फुल्ली नहीं भी आ रहा, थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आप थोड़ा सा लाइक जहन में रखिएगा। फिर आगे जब हम मैपिंग फंक्शन वाला टॉपिक करेंगे ना डिस्कस, तो होपफुली आपको ये फुल्ली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज़ एसोसिएटिव एक्सेस इज मेमोरी एक्सेस टाइप or method that allows searching for data based on its contents rather than addresses and performing parallel comparisons across all memory locations simultaneously. तो एक तो इसकी जो आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट है या इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि एसोसिएटिव एक्सेस में आप एड्रेस के बेसिस पे नहीं बल्कि कंटेंट के बेसिस पे सर्चिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यही वजह है ना इसको या उन मेमोरी टाइप्स को जहाँ पे ये एसोसिएटिव एक्सेस यूज़ होता है उनको ना हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज भी कहते हैं, कैम, CAM, ठीक है ना। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज शॉर्ट फॉर्म में कैम, CAM।
क्योंकि उन तरह की मेमोरीज़ में जहाँ पे ये एसोसिएटिव एक्सेस यूज़ होता है, दे आर कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज और कैम्स, बिकॉज वहाँ पे हम कंटेंट के बेसिस पे सर्चिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन द बेसिस ऑफ और यूजिंग एड्रेसेस। अच्छा, वो कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन जो मैपिंग फंक्शन वाला टॉपिक है ना, वो जब हम पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, बट आइडिया कुछ ये है कि रैम से जब हम डेटा जो है ना वो कैश में कॉपी करते हैं ना, मे भी थोड़ा सा मैं आगे जाऊं और आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं, शायद तो कुछ बेहतर आपको समझ में आएगा। तो अज्यूम करें ये रैम है, इस तरह रैम होती है और उसमें यू कैन से ये एक एक रो है। मे बी एक्चुअली ये वर्ड है, बिकॉज हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो डिफरेंट यूनिट्स पढ़े थे हमने। इफ़ यू रिकॉल हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, बाइट, फिर वर्ड, फिर ब्लॉक और फिर कैश लाइन। ठीक है, तो ये जो इस फिगर में दिखाया जा रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली वन वर्ड यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, और मे बी यू कैन कंसिडर इट इज़ अ ब्लॉक। ठीक है, वर्ड से भी बेहतर ब्लॉक होगा शायद टर्म। ठीक है, और एक ब्लॉक में बहुत ज़्यादा बाइट्स हो सकती हैं। ठीक है ना, बट फ़िलहाल फॉर सिंप्लिसिटी आप ये अज्यूम करें कि ये एक रो है रैम में। ठीक है, ये रैम की एक रो है और पीछे हमने पढ़ा था, और ये जो है कैश की एक रो है। ठीक है, कैश मेमोरी की। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कैश की जो एक रो होती है या जो ब्लॉक का इक्विवेलेंट होता है, उसको ना हम कैश लाइन कहते हैं, और रैम की इस एक रो को काइंड ऑफ हम ब्लॉक कहते हैं। और एक कैश लाइन का और ब्लॉक का साइज़ ना सेम होता है, क्योंकि यहाँ से सीधा एक पूरी रो यू कैन से कॉपी करके हम कैश की एक रो में पेस्ट कर देते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसलिए इनका साइज़ सेम होता है। ठीक है, लेकिन कैश में ना जो कैश की लाइन होती है या जो रो होती है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं इन एडिशन टू ये जो रैम से हम डेटा कॉपी करते हैं। उसको ना हम टैग कहते हैं। अगेन ये आगे वाले टॉपिक्स में ना हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट यू कैन विजुअलाइज इट लाइक कि एक तो जो रैम से डेटा आता है ना, एक पूरी रो की रो है ना, हम इधर कॉपी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यू कैन से एक्स्ट्रा साइज़ या एक्स्ट्रा बिट्स भी होती हैं, या बाइट्स, डिपेंड करता है। ठीक है, और उनमें जो है ना उनमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी रखता है कैश। क्यों रखता है वो आगे वाले टॉपिक्स में ना आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बट द पॉइंट इज़ वहाँ पे ना एक आप कह सकते हैं इस तरह का सेल होता है या पोर्शन होता है जिसको हम टैग कहते हैं। टैग, TAG, टैग। उसमें क्या होता है कि सम पोर्शन ऑफ द एड्रेस जो रैम से हमने ब्लॉक लिया है ना, उसका पूरा एड्रेस नहीं, सम पोर्शन ऑफ द एड्रेस ना हम उस टैग में रखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि जब CPU को कोई कोई डेटा चाहिए होता है, यूजुअली वो पहले एड्रेस कैलकुलेट होता है उस डेटा या इंस्ट्रक्शन का। ये आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल वगैरह वाले में डिटेल में किया था ये डिस्कस। तो एड्रेस वो पहले देखेगा जब डिकोड होगी इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। तो फिर वो क्या करता है, वो एड्रेस जो है ना इसको कैश में, ऑफ कोर्स पहले हमने किया था ना डिस्कस के CPU को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो वो पहले कैश में सर्च करता है, और वहाँ से नहीं मिलता तो फिर वो रैम में जाता है। और कैश में भी ये इस तरह सीक्वेंस होती है कि पहले वो L1 कैश में सर्च करता है, फिर उधर नहीं मिला, अगर वहाँ से मिल गया तो ओके वो यूटिलाइज़ करेगा उसको, अगर नहीं मिला तो वो L2 में सर्च करता है, वहाँ से मिल गया तो ओके उसको वो यूज़ करेगा जो भी कैलकुलेशन करनी हो वहाँ पर, और अगर वहाँ से भी नहीं मिला तो फिर वो L3 में कैश में सर्च करता है, और वहाँ से मिल गया तो वो उसको यूज़ करेगा एंड ऑल दैट। और अगर वहाँ से भी नहीं मिला तो फिर वो रैम से सर्च करता है, और फिर रैम से जब वो डेटा लेता है तो उसकी कॉपी कैश में भी रखता है, बिकॉज फ्यूचर में हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े तो हमें दोबारा रैम की तरफ नहीं जाना पड़ता, हम कैश से ही ले लेते हैं। तो इस तरह का मैकेनिज़्म होता है पीछे। सो द पॉइंट इज़ के CPU को जब एड्रेस वो देखेगा कुछ चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, इस कैश को ना, या कैश का जो यू कैन से काइंड ऑफ कंट्रोलर होता है अगेन, तो उसको वो देगा, कहेगा कि मुझे ना इस एड्रेस
पे जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है या जो भी है मुझे एड्रेस, इस एड्रेस पे जो भी चीज़ पड़ी है ना लाइक वो मुझे चाहिए। तो वो कंट्रोलर क्या करता है कि एक तरह का टर्म यूज़ कर सकते हैं आप या करते हैं कुछ ऑथर्स, ब्रॉडकास्ट करता है वो एड्रेस, ठीक है। और वो अगेन वो हो सकता है कंप्लीट एड्रेस ना हो, इट कैन बी पोर्शन ऑफ द एड्रेस, ठीक है ना। और ये फुली क्लियर ना आपको, ये मैपिंग फंक्शन वाले टॉपिक्स में होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू सम आइडिया। तो वो क्या करता है वो, अच्छा जब रैम से पहली बार हम कॉपी करते हैं ना डेटा, तो जैसे मैंने कहा ना एक्चुअल डेटा भी इधर जाता है और टैग में ना उस एड्रेस का कुछ पोर्शन, सारा एड्रेस नहीं जाता, कुछ पोर्शन जो है ना वो टैग में सेव होता है। और लेट्स सपोज इस केस में हमारी जो कैश है ना उसमें 4 रोज़ हैं या 4 लाइंस हैं एक्चुअली, बट मैं वर्ड जो है वो रो यूज़ कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये जो मेन मेमोरी है इसमें आई थिंक 32 हैं शायद लगभग, बट जो कैश है उसमें 4 रोज़ हैं लेट्स सपोज, ठीक है। और एक रो हमने यहाँ पे रखी लेट्स सपोज, दूसरी रो यहाँ पे रखी, तीसरी वाली हमने यहाँ पर रखी, चौथी वाली यहाँ पर रखी लेट्स सपोज। तो कैश फुल है सारी की सारी, और हर रो में या कैश की जो हर लाइन है जिसको हम कैश लाइन भी कहते हैं, उसमें टैग्स में भी वो डेटा पड़ा हुआ है पोर्शंस ऑफ दोज एड्रेसेस। तो जब CPU कैश कंट्रोलर को देगा ना, वो ब्रॉडकास्ट करेगा काइंड ऑफ। ब्रॉडकास्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जो पोर्शन है ना वो कैश में जितनी भी लाइंस है ना उन सब में ना पैरेलल सर्चिंग होती है, तो इसलिए यू कैन कंसीडर इट लाइक ब्रॉडकास्टिंग कि सब के पास कैश में जितनी भी रोज़ हैं या लाइंस हैं उन सब के पास ना वो टर्म चला जाता है, वो पोर्शन ऑफ द एड्रेस, और वो सारी की सारी पैरेलली साइमल्टेनियसली ना सर्च करती हैं। तो जहाँ पे भी जिस भी रो में या जिस भी लाइन में ना वो पोर्शन ऑफ द एड्रेस मिल गया ना, तो काइंड ऑफ यू कैन से वो वाली रो या वो वाली लाइन जो है ना वो कहती है कंट्रोलर को कि ये एड्रेस ना मेरे पास है, जिस एड्रेस को तुम सर्च कर रहे हो या जो तुम्हें रिक्वायर्ड है वो मेरे पास है, ठीक है। और ये बहुत क्विकली नैनो सेकंड्स में लगभग होता है ये सारा काम। और अगेन द रीज़न इज़ कि ये सारा कुछ इतना क्विकली और पैरेलली कैसे होता है, बिकॉज पीछे स्पेशल टाइप के ना हार्डवेयर लगाए जाते हैं कैश में जिनको कंपैरेटर कहा जाता है। कंपैरेटर, दे आर यू कैन से कम्प्लेक्स और स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर जो रैम में नहीं होते, कैश में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ही ना कैश की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और ये भी हमने पिछले टॉपिक्स में किया था डिस्कस के कैश की कॉस्ट भी इस वजह से ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें स्पेशल हार्डवेयर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करते हैं, होपफुली आपको शायद समझ में आ जाए कुछ। तो इसमें देखें क्या होता है, और कैश में जैसे हमने कहा ना कि ये एसोसिएटिव, बहुत सारी कैशेस में मोस्टली ना ये एसोसिएटिव यूज़ होता है, कुछ में हो सकता है ये रैंडम वाला यूज़ होता हो, बट कैशेस ये एसोसिएटिव एक्सेस भी यूज़ करती हैं। तो इसलिए वो कैश वाला मैकेनिज़्म ना आप जहन में रखें तो होपफुली ये आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेस के बेसिस पे नहीं बल्कि कंटेंट के बेसिस पे, और वो भी पोर्शन ऑफ द कंटेंट्स के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ द कंटेंट्स के बेसिस पे सर्चिंग होती है। और पैरेलल कंपैरिजन होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि CPU को जब कोई चीज़ चाहिए होती है एड्रेस वगैरह, तो वो काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट करता है सारी कैश लाइंस जो है ना पैरेलली साइमल्टेनियसली, जो उनके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम कॉपी करते हैं ना रैम से, तो उनके अंदर तो डेटा पड़ा होगा और टैग में वो पोर्शन ऑफ द एड्रेसेस भी पड़े होते हैं, ठीक है। तो जब CPU नया टैग या नया पोर्शन ऑफ द एड्रेस यू कैन से ब्रॉडकास्ट करता है, तो कैश की लाइंस या रोज़ क्या करती हैं कि उनमें जो टैग में वैल्यू पड़ी है, टैग वाले सेल में या जो भी कॉलम है या जो भी आप उसको कंसीडर करें, तो उस टैग में जब हमने रैम से कॉपी की है तो उन टैग्स में भी डेटा रख लेता है कैश, ठीक है ना। फिर जब नया डेटा CPU की तरफ से आता है, वो CPU कहता है मुझे फलां एड्रेस से ना काम है या वहाँ पे डेटा चाहिए मुझे या रखना है एंड सो ऑन। तो कैश की सारी लाइंस क्या करती हैं, CPU ने जो ब्रॉडकास्ट किया है एड्रेस, वो देखती हैं और उनमें अंदर जो टैग में पड़ा होता है एड्रेस, उनको कंपेयर करती हैं पैरेलली,
ठीक है। इसी वजह से ना वो पीछे जो हार्डवेयर यूज़ होता है उसको कंपैरेटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो कंपेयर करती हैं सारी की सारी लाइंस ना पैरेलली और साइमल्टेनियसली, और फिर जहाँ पे वो मैच हो जाता है तो वो वाली लाइन काइंड ऑफ रिटर्न कर देती है डेटा सीपीयू को, या इनफॉर्मली यू कैन से लाइक वो उसको बता देती है हाथ खड़ा करके समथिंग लाइक दैट कि मेरे पास है वो डेटा। और अगर किसी के पास भी नहीं होता फिर वो रैम से लेके आना पड़ता है डेटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखें ना, सो कंटेंट के बेसिस पे रादर देन एड्रेस के बेसिस पे सर्चिंग होती है, और दूसरा पैरेलल कंपैरिजन होता है यूजिंग दोज स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर which are called comparators। तो हर कैश लाइन में अपना कंपैरेटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत क्विकली पैरेलली ना सर्चिंग करते हैं साइमल्टेनियसली। सो दिस इज रैंडम एक्सेस टाइप। अच्छा, रैंडम एक्सेस इसलिए कह रहा है ऑथर कि लाइक सीक्वेंशियल एक्सेस की तरह आपको लीनियर सीक्वेंशियल वे में नहीं जाना पड़ता, आप रैंडमली किसी भी जगह पे जा सकते हैं। प्लस में इट इज़ इवन फास्टर देन रैंडम भी है लेकिन रैंडम से भी बेहतर है, साइमल्टेनियसली कंपैरिजन्स होते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो इट enables one to make comparisons of desired bit locations within a word or for a specified image and to do this for all words simultaneously, ठीक है ना। तो वो पूरी की पूरी जो कैश होती है जितना उसमें डेटा है करंटली, हो सकता है पूरी फुल ना हो, आधी फुल हो मे बी, ठीक है, लेकिन वो उन सब के साथ ना जितनी भी यू कैन से कैश में डेटा है वो सब पैरेलली और साइमल्टेनियसली ना उनके साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है, यूजिंग दोज कंपैरेटर्स स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर। So this is thus a word is retrieved based on portion of its contents rather than address, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो एड्रेस ही होता है, यू कैन कंसीडर इट, लेकिन वो फुल एड्रेस नहीं होता, और इस केस में वो कैश का कंटेंट होता है एक्चुअली, जैसे अगेन वो हम विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तो कैश के अंदर वो एज अ डेटा पड़ा होता है काइंड ऑफ यू कैन से, या कंटेंट पड़ा होता है, ठीक है ना। तो कंटेंट के बेसिस पे सर्चिंग होती है यहाँ पे। So as with ordinary random access memory, each location has its own addressable mechanism। तो इनमें भी रैम की तरह या रैंडम एक्सेस की तरह एड्रेसिंग मैकेनिज्म भी होता है हर उस सेल का, या जो भी एड्रेसेबल यूनिट है या रो है, वाट एवर यू कंसीडर इट। प्लस में वो एडिशनल कंपैरेटर हार्डवेयर भी होते हैं, ठीक है। एंड रिट्रीवल टाइम इज़ कांस्टेंट। तो बिकॉज उनके अंदर यूनिक एड्रेसेस हैं तो उस वजह से रिट्रीवल टाइम ना कांस्टेंट है, just like random access, and this is different than sequential और direct access। उसमें हमने कहा था कि वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस की तरह कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रायर एक्सेस पैटर्न्स, यानी वो जो अगर कहीं दूर किसी सेल में डेटा पड़ा है तो ज़रूर नहीं है कि जो शुरू वाले या पहले वाले सेल हैं उन सबको आप काइंड ऑफ क्रॉस करके जाएँ एंड सो ऑन, ये ज़रूरी नहीं है। आप रैंडमली डायरेक्टली काइंड ऑफ जंप लगाते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। सो कैश मेमोरीज एम्प्लॉय दिस टाइप ऑफ एक्सेस, एसोसिएटिव एक्सेस, जैसे हमने किया डिस्कस। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? इज एवरीथिंग क्लियर स्टूडेंट्स? आर यू देयर बेटा? Students, okay, then कुछ और पैरामीटर्स भी हैं। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा डिस्कस कि आथर जो है ना वो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि आप जो मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स हैं ना उनको कुछ यू कैन से पैरामीटर के बेसिस पे ना डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक इंटरनल हैं, वो एक्सटर्नल हैं, या उनके अंदर जो एक्सेस मैकेनिज्म है वो कौन सा यूज़ होता है, सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट है, रैंडम है एंड सो ऑन, ठीक है। बिकॉज मेमोरी यहाँ पे जो टर्म है मेमोरी वो आप कह सकते हैं एक जनरल या ब्रॉडर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हार्ड डिस्क और रैम, रोम, CD रोम्स, वो सारी कैश मेमोरी, इवन वो सारी टाइप ऑफ मेमोरीज आ जाती हैं। तो उनको फिर डिफ्रेंशिएट
आप कैसे करेंगे, मे बी अगर करना चाहें आप या डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना चाहें तो वो डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे, जैसे हमने कहा था कुछ इंटरनल होती हैं मेमोरीज़, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। सिमिलरली कुछ मेमोरीज़ के अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है या हो सकता है, और कुछ के अंदर डायरेक्ट, एंड सम ऑफ देम मे बी यूजिंग random access, and some of them might be using associative access mechanism and so on. So according to these parameters they can be categorized or divided into different categories or classes. तो ये कुछ पैरामीटर्स और भी हैं जिनके बेसिस पे भी ये होता है, यू कैन से कैटेगराइजेशन हो सकती है। तो उसमें एक है एक्सेस टाइम, दूसरा ये साइकिल टाइम है, ट्रांसफ़र रेट है, एंड सो ऑन। सो एक्सेस टाइम, इसको हम लेटेंसी भी कहते हैं। ये आप कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन लाइक फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी वाली मेमोरी की बात कर रहे हैं आप, तो उसके बेसिस पे यू कैन से इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी वेरी कर सकती है। सो फॉर रैंडम एक्सेस इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी, एंड फॉर नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज लाइक हार्ड डिस्क वगैरह, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, यू कैन से। तो इसलिए दोनों बताई हैं ऑथर ने। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए दिस इज़ द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म अ रीड और राइट ऑपरेशन, that is the time from the instant the address is presented to the memory unit to the instant that the data have been stored or made available for use। मतलब सिंपल अल्फाज में आप कहेंगे कि वो वाला टाइम जो डेटा एक्सेस करने में लगता है उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं, और डेटा एक्सेस करने में मतलब रीड करने में या राइट करने में जितना टाइम लगता है। अच्छा, अब इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मतलब जब सीपीयू को लेट सपोज कोई डेटा रीड करना है तो वो एड्रेस बस पे ना एड्रेस रखेगा, और कंट्रोलर जो रैम का कंट्रोलर होगा उसको वो कहेगा इस एड्रेस पे ना जो डेटा है मुझे वो डेटा बस पे रख के भेजो। तो उस टाइम से लेके जब वो रिक्वेस्ट आई, जैसे यहाँ पे कहा है ना, द टाइम द इंस्टेंट एन एड्रेस इज़ प्रेजेंटेड टू मेमोरी, तो उस टाइम से लेके फिर रैम का यूनिट क्या करेगा, कंट्रोलर यूनिट, वो मेमोरी कंट्रोलर सॉरी, वो क्या करेगा कि डेटा वो उस एड्रेस पे जाएगा, और अगर वैलिड या कुछ डेटा पड़ा होगा उधर तो वो कॉपी करके और डेटा बस पे रखेगा। तो ये वाला जो टाइम है दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस टाइम, क्योंकि वो जब रिक्वेस्ट आई द इंस्टेंट द एड्रेस इज़ प्रेजेंटेड, यानी जब एड्रेस बताया गया कि इस एड्रेस पे मुझे डेटा रीड करना है, और जो मेमोरी यूनिट है या कंट्रोलर है व्हाटएवर, और उसने वो डेटा मेड अवेलेबल फॉर यूज़ कर दिया, यानी ढूंढ के वहाँ से लेके, बहुत क्विकली होता है ये ऑफ कोर्स, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है ना, इट मे माइट बी इन नैनो सेकेंड्स और समथिंग लाइक दैट, बट फिर भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना कि वो उस जंप लगाएगा उस स्पेसिफिक लोकेशन पे, फिर वहाँ से वो मेड अवेलेबल फॉर यूज़ कर देगा, लाइक हो सकता है डेटा बस पे रख दें, एंड सो ऑन। इन केस ऑफ रीडिंग और इन केस ऑफ राइटिंग, जब सीपीयू को कुछ डेटा राइट करना होगा तो वो डेटा बस पे रखेगा और एड्रेस बस पे रखेगा, और राइट का सिग्नल भेजेगा मेमोरी कंट्रोलर को, और कहेगा इस एड्रेस पे ये डेटा रखो। तो उस टाइम इंस्टेंट से लेके, और जब रैम ने वो वाकई डेटा राइट कर लिया उस स्पेसिफिक जगह पर, तो बीच में ये जो थोड़ा सा टाइम लगता है दिस इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ओके, एंड फॉर नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज, access time is the time it takes to position the read write mechanism at the desired location। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि जो नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हमने कहा, तो उसमें एक्सेस टाइम की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट होगी कि इट इज़ द टाइम टू पोजीशन द रीड राइट मैकेनिज्म एट द डिज़ायर्ड लोकेशन। जैसे हमने कहा था ना, लाइक जो स्पेसिफिक ट्रैक वगैरह होगा वहाँ पे रीड राइट हेड जो है वो मूव करता है या पोजीशन करता है अपने आप को, ताकि फिर वो वहाँ से रीड या राइट करे। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने किसी और जगह पे पढ़ा था, और प्लीज़ करेक्ट मी अगर आपने भी आप में से भी किसी को पता है, शायद आईसीटी वगैरह में पढ़ा हो आपने। मुझे याद पड़ता है दो और टर्म्स यूज़ होते हैं, एक होता है सीक टाइम और दूसरा होता है रोटेशनल डिले। यूजुअली ये हम हार्ड डिस्क वगैरह
से रिलेटेड जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना तब यूज़ करते हैं। तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो याद आ रहा है कि हार्ड डिस्क के लिए ना हम जो कहते हैं ना एक्सेस टाइम, इस ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है, लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई रिमेंबर कि मैंने कहीं और पढ़ा है कि वहाँ पर कहा जाता है दो चीज़ें होती हैं, या एक्सेस टाइम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स होता है। एक को हम कहते हैं सीक टाइम और दूसरा होता है रोटेशनल डिले। तो सीक टाइम में क्या होता है, रीड राइट हेड जो है ना स्पेसिफिक ट्रैक पे जाता है। फिर रोटेशनल डिले क्या होता है, वो जो डिस्क है हार्ड डिस्क वो रोटेट होती है और स्पेसिफिक ट्रैक जो है स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो रीड राइट हेड के नीचे आ जाता है, ताकि वहाँ से रीडिंग हो या राइटिंग हो। तो उसमें जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल डिले। तो सीक टाइम और रोटेशनल डिले दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर है प्लस करेंगे बिकॉज दोनों में टाइम लगता है, तो वो दोनों काम करने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस टाइम। सो प्लीज़ इसको आप भी कंफर्म करिएगा, मैं भी कंफर्म करूँगा, ठीक है। तो मे बी यू कैन कंसीडर दिस एज वेल, या हम कंफर्म करते हैं, मे बी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड सो ऑन। तो आप वो भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, फॉर नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्पेशली हार्ड डिस्क वगैरह की अगर हम बात करें तो। अच्छा, नेक्स्ट इज़ मेमोरी साइकिल टाइम। अगेन ये भी जो है दिस इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाइक रैम वगैरह, यानी ये हार्ड डिस्क से ज़रूरी नहीं है रिलेटेड हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ऑथर कि मेमोरी साइकिल टाइम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस टाइम, यानी एक्सेस टाइम जो हम पीछे कर चुके हैं डिस्कस, प्लस सम एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड बिफोर अ सेकेंड एक्सेस कैन कमेंस। यानी एक बार एक्सेस किया गया, फिर दूसरी बार जब एक्सेस किया जाता है मेमोरी को, तो उसके बीच में जो टाइम होता है ना दिस इज कॉल्ड मेमोरी साइकिल टाइम, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन कि एक बार आपने एक्सेस किया, एक्सेस अगेन हो सकता है आपने रीड किया हो या वहाँ पे राइट किया हो, और दोबारा एक्सेस करना चाह रहे हैं रैम को, वेदर आप अगेन रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं। तो इन बिटवीन थोड़ा बहुत ना एक्स्ट्रा काम होता है जो ये आगे वाला सेंटेंस बता रहा है, ठीक है। बट वो वाला जो काम है उस करने में जो टाइम लगता है ना, एक एक्सेस और दूसरे एक्सेस के बीच में थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है हार्डवेयर को। सो उस काम करने में जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी साइकिल टाइम। अच्छा, वो उस दौरान क्या किया जाता है, दिस एडिशनल टाइम मे बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशंस टू डाई आउट ऑन सिग्नल लाइंस और टू रीजनरेट डेटा इफ़ दे आर रेड डिस्ट्रक्टिवली। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपको पता है ना कि डेटा जो है और इवन एवरीथिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट, कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल या करंट की फॉर्म में जाती है या चार्ज की फॉर्म में जाती है एंड सो ऑन। डेटा भी जो होता है वो भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इस तरह ही, हर चीज़ यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी या करंट के थ्रू ही होती है। तो एक बार आपने डेटा भेजा, जिसको वो कह रहे हैं फर्स्ट एक्सेस, तो हो सकता है आपने भेजा हो या रीड किया हो वॉट एवर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल करंट या चार्ज के फॉर्म में होगा ना, हो सकता है डेटा बस से वो डेटा ट्रेवल किया हो एंड सो ऑन, ठीक है, या एड्रेस बस से एड्रेसेस ट्रेवल किया हो एंड सो ऑन। तो वो करंट के फॉर्म में होंगी या चार्ज के फॉर्म में होंगी। तो हो सकता है ना वो चार्ज उस वायर में उस या कलेक्शन ऑफ वायर्स में मे बी, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ना वो हो सकता है बाकी रहें, और मे बी जब आप नेक्स्ट डेटा भेजें ना सेकंड एक्सेस वाला, तो वो हो सकता है जो पुराना चार्ज उधर थोड़ा बहुत बचा था या रहा था उससे हो सकता है मिक्स हो जाए, मे बी काइंड ऑफ नया डेटा जो आप भेज रहे हैं, तो वो हो सकता है ना नया डेटा करप्ट हो जाए इन ऑल दैट, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि बीच में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे कि वो जो चार्ज है जिसको यहाँ पे वो ट्रांजिएंट्स या इस तरह का टर्म यूज़ कर रहा है, वो जो करंट है या चार्ज है वाट एवर, वो ना डाई हो जाए, ये काइंड ऑफ क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसमें ना थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, ठीक है। तो इन बिटवीन थोड़ी बहुत यू कैन से क्लीनिंग होती है या समथिंग लाइक फ्लैशिंग होती है एंड सो ऑन। तो उसको
एक एक्सेस और दूसरे एक्सेस के बीच में ये जो काम होता है या काम होने में टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड यू कैन से मेमोरी साइकिल टाइम। इसी तरह ये भी कह रहा था कि मे बी और टू रीजनरेट द डेटा इफ़ दे आर रेड डिस्ट्रक्टिवली, और कुछ केसेस में शायद रेड डिस्ट्रक्टिवली का मतलब ये है कि कभी कभी ये होता है कि आप अगर डेटा रीड कर रहे हैं ना किसी जगह से, तो वो रीड हो जाएगा, मे बी डेटा रीड करके डेटा बस पे रख के सीपीयू को या जो भी डिवाइस होगी उसको भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ से डिलीट हो जाता है जहाँ पे एक्चुअली पड़ा था डेटा। ये आप कह सकते हैं काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट नहीं होता, वो कट पेस्ट वाला काम हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, अगर आप विजुअलाइज करें तो। यूजुअली होना क्या चाहिए या होता यूजुअली इन बेस्ट केसेस ये होता है कि कॉपी होता है डेटा, यानी ओरिजिनल जगह पे भी पड़ा ही होता है, वहाँ से कॉपी होके भेजा जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये जिसको हम रीड डिस्ट्रक्टिवली कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रीड हो जाता है लेकिन वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रीड तो हो जाएगा लेकिन वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो दोबारा अगर चाहिए आपको या किसी और डिवाइस को डेटा, तो वो काइंड ऑफ वहाँ से डिलीट हो चुका होगा या डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तो फिर अगेन क्या होता है, डिवाइसेस को ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल काइंड ऑफ भेजती हैं डिवाइसेस, ताकि वो डेटा ना दोबारा उधर रिक्रिएट हो जाए या रिटेन्ड रहे। ठीक है ना। ये अगेन आगे जो स्टोरेज वाला चैप्टर है उसमें भी हम आगे डिटेल में करेंगे डिस्कस। पुराने ज़माने में जो हार्ड डिस्क यूज़ होती थी ना, उनको हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी कहते थे। ये शायद सेकंड या थर्ड जनरेशन तक ये यूज़ होती थी, 70s तक लगभग शायद। तो उनमें भी ये मसला होता था कि वहाँ से आप डेटा रीड करते थे ना, तो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता था, फिर एक्स्ट्रा सर्किट लगाना पड़ता था जो उसको काइंड ऑफ अलग से चार्ज या सिग्नल देता था, फिर वो डेटा रीजनरेट या रिक्रिएट हो जाता था, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए और दोबारा अगर हम रीड करें तो वो डेटा उधर पड़ा हुआ होना चाहिए। तो हो सकता है इस तरह भी कुछ करना पड़ रहा हो सम डिवाइसेस को, तो उसमें भी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि हो सकता है पहली बार आपने वहाँ से डेटा रीड किया और मे बी दोबारा भी वहाँ से ही रीड करना चाह रहे हो मैं आप मे बी, तो इन दैट केस उस डेटा को अगर वो डिस्ट्रक्टिवली रीड हुआ है तो रिक्रिएट करना पड़ता है, काइंड ऑफ रीजनरेट करना पड़ता है डिवाइसेस को। तो उसको हम कहते हैं प्लीज़ कोई क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो उसको हम कहते हैं रीजनरेट करना, कि वो डेटा रिक्रिएट होता है, काइंड ऑफ वो डेटा रिक्रिएट होता है, ताकि हो सकता है वहाँ से ही दोबारा रीड कर रहे हो ना आप, तो वो दैट डेटा शुड बी अवेलेबल। ऐसा ना हो कि वो दोबारा रीड करें तो आपको कहा जाए डेटा तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें भी जो थोड़ा सा टाइम लगता है, दिस इज़ अगेन यू कैन से कंसीडर एज मेमोरी साइकिल टाइम, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू सिस्टम बस नॉट द प्रोसेसर, यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो सिस्टम बसेस के साथ है, यानी प्रोसेसर के साथ नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बसेस में वो करंट या चार्ज जो है ना, वो हो सकता है पड़ा हुआ हो, उसको फ्लैश करना पड़े या रीजनरेट करना पड़े एंड ऑल दैट। ओके, देन एक और पैरामीटर भी है जिसको हम ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। ट्रांसफ़र रेट इज़ 1 डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है, ये वाला। ठीक है, सो अगेन डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिस तरह सीपीयू की स्पीड के लिए गीगाहर्ट्ज़ होता है यूज एंड ऑल दैट। तो इस तरह मेमोरी डिवाइसेस के लिए ना ये पैरामीटर्स होते हैं कि लाइक उसका ट्रांसफ़र रेट क्या है, साइकिल रेट क्या है, साइकिल टाइम क्या है, और एक्सेस टाइम क्या है एंड सो ऑन। इनकी बेसिस पे उनके डिफरेंट यू कैन से न्यूमेरिक फॉर्म में उनके लाइक चीज़ें बताई जाती हैं कि इसका इतनी ट्रांसफ़र रेट है, इसका इतना ट्रांसफ़र रेट है, समथिंग लाइक इन न्यूमेरिक फॉर्म एंड सो ऑन। So this is the rate at which data can be transferred into or out of memory unit. For random access it is equal to 1 divided by cycle time. अच्छा, then comes another topic, memory hierarchy. ये हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं डिस्कस, कि यूजुअली हम एक ही तरह की मेमोरी नहीं लगाते अपने कंप्यूटर में।
हम जो है मिक्स्ड टाइप ऑफ रखते हैं मेमोरीज़, ताकि बैलेंस्ड हो जाए कॉस्ट का भी और स्पीड का और एफिशिएंसी का भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ ऑलमोस्ट बता रहा है आथर कि मेमोरी ना हम हायरार्किकल फॉर्म में रखते हैं, एक ही तरह की यू कैन से फिक्स नहीं होती। तो बिकॉज अगेन रीज़न ये है कि हमें सारा कुछ ये देखना पड़ता है, हाउ मच यानी कितनी मेमोरी रखनी है, हाउ फास्ट कितनी फास्ट है वो, और हाउ एक्सपेंसिव। बिकॉज आप ये भी नहीं होता ना, या हो सकता कि आप सारी की सारी मेमोरी कैश की तरह की लगा दें, लेट सपोज वो फास्ट तो बहुत होगी लेकिन उसकी कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लस में कॉस्ट की वजह से उनका ओवरऑल मेमोरी का साइज़ भी इतना नहीं रहेगा। बिकॉज आपको पता है कैशेस जो हैं वो कुछ उनका साइज़ छोटा होता है, आई थिंक MBs में होता है समवेयर, ठीक है ना। तो आपको अगर लार्जर फाइल सेव करनी हो लाइक मूवीज़, गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एट्सेट्रा, तो वो आप कैसे सेव करेंगे फिर? बिकॉज फास्ट तो है मेमोरी आपके पास लेकिन उसका साइज़ कम है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो साइज़ अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप तो कॉस्ट अनअफोर्डेबल लेवल पे जाके पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ना ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें कि एक तो साइज़ कितना होना चाहिए, हाउ मच, प्लस में स्पीड भी होनी चाहिए और कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। सो हायरार्की का यही है कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ अमंग कैपेसिटी और एक्सेस टाइम एंड कॉस्ट, कि अगर आपको फास्ट एक्सेस चाहिए होगा ना तो कॉस्ट जो है ना उसकी ज़्यादा होगी, और अगर आपको साइज़ या कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होगी तो भी क्या होगा कि अगर फास्ट एक्सेस वाली आपने मटेरियल वाली हार्ड मेमोरी डिवाइस लगाई है तो साइज़ बड़ा करेंगे ना कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जनरली ये होता है कि जो हम साइज़ बढ़ाते जाते हैं ना तो वो डिवाइसेस ना चीपर होती जाती हैं, या चीपर यूज़ करते हैं हम फॉर स्टोरिंग लार्जर फाइल्स यू कैन से, ठीक है ना। तो मेमोरी हायरार्की में इस तरह होता है जनरली कि ये जो आगे वाली स्लाइड पे है ना, ये जो पिरामिड टाइप चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। तो यू कैन रिप्रेजेंट मेमोरी इन सच फॉर्म, यू कैन से एक पिरामिड टाइप में होता है, और पिरामिड में आपको पता है कि बेस जो है वो वाइडर होता है या बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाते हैं तो वो नैरो होता जाता है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ने यही दिखाने की कोशिश की है कि मेमोरी ना इस तरह के पिरामिड टाइप ना हायरार्की में होती है, जहाँ पे जो बेस है या नीचे वाला हिस्सा है यू कैन से वो लार्जर होता है, और यूजुअली या लार्जर ना आप कह सकते हैं साइज़ या कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर जाते जाएंगे ना तो यू कैन से ये नैरो होता जा रहा है, ठीक है ना, यानी साइज़ जो है ना कम होता जा रहा है। और तो पिरामिड में आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे होंगे ना तो साइज़ जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन स्पीड और कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती जाएगी। यानी कि इस पिरामिड में जो नीचे डिवाइसेस हैं उनका साइज़ बड़ा है और लेकिन उनकी कॉस्ट और स्पीड जो है ना वो स्लो है, ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे आप तो साइज़ कम होता जाएगा लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे नीचे जो है इस यू कैन से कैटेगरी में क्या है जिसको ऑथर कह रहा है ऑफलाइन स्टोरेज, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक टेप या इस तरह की डिवाइसेस आ गई, एक्सटर्नल स्टोरेज टाइप। ऑफलाइन का आप कह सकते हैं यही मतलब है कि जो लाइक हर वक्त कनेक्टेड ना हो, ऑनलाइन ना हो, काइंड ऑफ, तो उसको वो ऑफलाइन कह रहा है ऑथर। और उसमें मैग्नेटिक टेप या इस तरह की डिवाइस आ सकती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक टेप कहा जाता है कि अभी भी वो VCR टाइप मटेरियल जो होता है, VCR की कैसेट वाला इस तरह का मटेरियल, वो अभी भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ना यूज़ होती हों, बिकॉज वो बहुत सस्ती हैं। तो उनमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ना वो रख सकते हैं, बट यूजुअली बिकॉज दे आर स्लो, आपको पता है उनमें सीक्वेंशियल एक्सेस यूज़ होता है, तो दे आर यूजुअली आप कह सकते हैं यूज़ फॉर आर्काइवल पर्पस, मतलब
डेली यूज़ में नहीं आती, हो सकता है महीनों सालों के बाद कभी आपने एक बार उनको देख लिया, बिकॉज उनमें आप डेटा ऐसा रखते हैं जो आपको डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए होता। सम हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं, उनको आप आर्काइवल डेटा रखते हैं, जो कभी कभी हो सकता है साल के बाद या कई सालों के बाद आपको चाहिए, तो फिर आप वहाँ से मे बी रीड करें। और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो मे बी जो 50 साल 70 साल में भी पुरानी हो, तो उनके पास ह्यूज डेटा है और वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे, वो सारा डेटा वो रखना चाह रहे हैं, बिकॉज कभी कभी 2 साल 5 साल के बाद हो सकता है वो डेटा उनके काम आ जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आर्काइवल पर्पस के लिए ना मैग्नेटिक टेप अभी भी शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। तो इसलिए वो बहुत सस्ती हैं, तो इसलिए दे कैन यूज़ दिस मैग्नेटिक टेप। तो कहने का मतलब ये है कि साइज़ बहुत ज़्यादा होगा उनका, या होता है जनरली, और कॉस्ट जो है उनकी कम होती है, एंड दे आर ऑफलाइन, यानी कि हर वक्त काइंड ऑफ वो कनेक्टेड नहीं होती कंप्यूटर के साथ, बिकॉज आप वहाँ पे ऐसा डेटा रखते हैं जो फ्रीक्वेंटली या डेली बेसिस पे आपको नहीं चाहिए होता। फिर अगर आप ऊपर जाएं तो इसको वो आउटबोर्ड स्टोरेज कह रहा है ऑथर, यानी काइंड ऑफ पैराफेरल या एक्सटर्नल डिवाइसेस। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, इंटरनल मेमोरी भी होती है और एक्सटर्नल भी। तो आउटबाउंड ना उनको कह रहा है, एक्सटर्नल को, जिसमें हार्ड डिस्क आ गई, CD रोम, DVD रोम, इस तरह का मटेरियल आ गया, USBs वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो आपको पता है कि एटलीस्ट वो मैग्नेटिक टेप से थोड़ी सी फास्टर है, यू कैन से। तो पायरामिड में हम ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उनका साइज़ कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप। ठीक है, फिर और ऊपर अगर आप जाएं तो ये फिर एक और कैटेगरी दिखाई है ऑथर ने, इन बोर्ड, जिसको इंटरनल मेमोरी भी पिछले लेक्चर में ऑथर ने कहा था। तो उसमें फिर ये रैम, कैश और रजिस्टर्स आ जाते हैं। तो ये पता है आपको कि इनका साइज़ ऑफ कोर्स रैम का हार्ड डिस्क से कम होता है, कैश का फिर रैम से कम होता है और रजिस्टर्स का कैश से भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप पे जाते जाएंगे तो स्पीड और कॉस्ट ना बढ़ती जाएगी। तो रैम की कॉस्ट हार्ड डिस्क वगैरह से या CD रोम वगैरह से ज़्यादा होती है, फिर कैश की स्पीड और कॉस्ट रैम से ज़्यादा होती है, और फिर टॉप पे रजिस्टर्स हैं उनकी स्पीड और कॉस्ट कैश से ज़्यादा होती है। लेकिन साइज़ देखें नैरो होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक काइंड ऑफ पैरेलल बॉक्स से नहीं रिप्रेजेंट करते मेमोरी हायरार्की को, पिरामिड से करते हैं कि बेस जो है उसका बड़ा होगा, वाइडर होगा, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन टॉप पे जैसे जाते जाएंगे आप तो वो नैरो होता जाएगा, यानी कि साइज़ कम होता जाएगा। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि एक्सेस टाइम अगर फास्ट होगा ना तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगी, और कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड भी कम होगी फिर। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ना ट्रेड ऑफ है। तो इसलिए यूजुअली क्या होता है, the way out of the memory dilemma is to rely not on a single memory type or technology, but employ a mix of memories, जिसको हम memory hierarchy कहते हैं। ठीक है ना, तो हम एक ही तरह की, हो सकता है आप कहें कि मुझे कॉस्ट बचानी हो ना तो सारी की सारी मैं सस्ती वाली लगा दूँ मेमोरीज। अगेन उसमें क्या इशू आएगा, स्पीड बहुत स्लो होगी, CPU को बहुत सारा टाइम वेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो इसलिए ना आप मिक्स लगाते हैं मेमोरीज, एक ही तरह की नहीं लगाते। ठीक है ना, ये आखिरी पॉइंट वही कह रहा है कि नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल टाइप या नेचर ऑफ मेमोरी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, बट टू एम्प्लॉय अ हायरार्की। और उसमें ये होगा कि हम कुछ फास्टर टाइप मेमोरीज भी लगाते हैं, कुछ मीडियम टाइप भी लगाते हैं एंड सो ऑन, ताकि कॉस्ट स्पीड सब ना काइंड ऑफ बैलेंस हो जाए, समथिंग लाइक दैट। और फिर यहाँ पे कैश मेमोरी का जिक्र कर रहे हैं ऑथर। एक्चुअली तो चैप्टर ये कैश मेमोरी का है, लेकिन एक्चुअल टॉपिक से पहले ऑथर ने ना कुछ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, और कुछ चीज़ें इवन स्लाइड्स में नहीं भी थी, मैंने ऐड की हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। तो मैं ना जो बुक की एक्चुअल स्लाइड्स है ना वो भी मैं भी रख दूँ LMS पे। यू कैन कंपेयर के अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं की है तो हो सकता है हम वो भी डिस्कस कर लें, या इवन हम ये भी कर सकते हैं कि
अभी मैं 10 मिनट कोशिश कर रहा हूँ कि हम कंटिन्यू करें, फिर हम ना वो एक्चुअल जो बुक की स्लाइड्स हैं ना वो भी हम ओपन करते हैं, क्योंकि बाकी सेक्शंस वाले ना उन स्लाइड्स को यूज़ करते हैं। तो वी विल चेक कि हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है ना तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट ओके? आर यू देयर? ओके, प्लीज़ कीप टॉकिंग टू मी। अच्छा, सो कैश मेमोरी हमें पता है कि it is a temporary memory, officially termed as the CPU cache memory. This is chip based feature of computer, lets you access some information more quickly than if you access it from your computer's main hard drive. और ये हमने किया था ना डिस्कस के रैम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हार्ड ड्राइव जो है ना दूर और स्लो होती है, तो वहाँ से अगर हम डेटा लेंगे तो सीपीयू को बहुत सारा टाइम वेट करने में लग जाएगा। लेकिन रैम की भी स्पीड ना सीपीयू जितनी फास्ट नहीं है, ठीक है। तो अगेन रैम से डेटा लेना एटलीस्ट हार्ड डिस्क से बेहतर है, लेकिन सीपीयू की स्पीड, स्पेशली जो आजकल के सीपीयू हैं, वो मूर्स लॉ वाली चीज़ याद हो आपको, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो सीपीयू में ना हम आप कह सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा के या मल्टी कोर बना के उनको हमने बहुत फास्ट कर लिया है। तो रैम अभी भी ना सीपीयू की स्पीड से मैच नहीं होती, तो अगेन कुछ ना डिले और लेटेंसी वाला इशू आता है। तो फिर ना हम क्या करते हैं, बीच में ये कैश वाला लेयर लेके आते हैं कि ऐसी चीज़ें जो सीपीयू को बार बार चाहिए तो वो हम कैश में रख देते हैं, ताकि रैम की तरफ भी बार बार ना जाना पड़े, बिकॉज उसमें भी टाइम लगता है। तो हम उस टाइम को भी ज़ाया नहीं करना चाह रहे, उसको भी हम एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कामों के लिए ना कैश मेमोरी यूज़ होती है। सो डेटा फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड फाइल्स you use the most or frequently is stored in this temporary memory, which is also the fastest memory in your computer. रजिस्टर्स के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी है। और इसके फिर लेयर्स भी होते हैं, L1, L2, L3। L1 सबसे फास्ट होती है लेकिन साइज़ कम होता है, L2 उससे थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है लेकिन स्पीड स्लो होती है, और L3 उससे साइज़ में बड़ी होती है लेकिन स्पीड उसकी L2 से भी स्लो होती है एंड सो ऑन, बट वो रैम से फास्टर है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ना कभी कभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हों, लाइक एक ही कैश की बात कर रहे हों, और कभी कभी हो सकता है वो लेवल्स की बात कर रहे हों। तो आपको लेवल्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि जो चीज़ें आप बार बार यूज़ करते हैं या जिनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ सकती है, ऐसा डेटा या प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में रखी जाती हैं, ताकि क्योंकि सीपीयू को वो चीज़ बार बार चाहिए, तो ऐसा ना हो कि वो लाइक रैम की तरफ जाए। अगेन वो जो एग्ज़ाम्पल में मैंने पहले दी थी उससे रिलेट कर सकते हैं, लाइक रैम इज़ लाइक दूर वाला कोई वेयर हाउस, और कैश इज़ लाइक करीब कोई रूम है मे बी, एंड रैम इज़ लाइक करीब वाला कोई रूम, एंड कैश इज़ लाइक आपका टेबल में बी डेस्क एंड सो ऑन। तो जो करीब वाला रूम है वो चलें दूर वाले वेयर हाउस से तो करीब है, बेहतर है, बट अगेन ऐसी चीज़ें जो बार बार चाहिए आपको, तो वो उधर उस रूम में जाके लेके आने में भी टाइम लगेगा, तो उसको ना बेहतर है आप टेबल पर रख दें अपनी, ताकि बहुत क्विकली एक्सेस कर लें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो कैश में हम ऐसी डेटा और इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जो बार बार यूज़ करता है सीपीयू या करना पड़ता है उसको। So modern desktop and server CPUs have at least 3 independent caches, मतलब 3 टाइप्स की कैशेस होती हैं या हो सकती हैं, यू कैन से। एक को हम इंस्ट्रक्शन कैश कहते हैं, दूसरी को डेटा कैश, और तीसरी को TLB कैश या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर कैश। अब इंस्ट्रक्शन कैश क्या होती है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और डेटा कैश में डेटा होता है, ठीक है ना। और दीज कैन बी ऑर्गेनाइज एज L1, L2, L3 एंड सो ऑन, ठीक है ना।
तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन के लिए अलग कैश है या हो सकती है, और डेटा के लिए अलग कैश होती है या हो सकती है। तो उनको हम इंस्ट्रक्शन कैश कहते हैं और उसको हम डेटा कैश कहते हैं। और एक तीसरी टाइप की कैश भी होती है या हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। It is a specialized cache that stores recent virtual to physical memory address translations. It speeds up virtual to physical address translation for both executable instructions and data. अच्छा, ये हो सकता है आगे भी कभी हम आगे शायद ये टॉपिक हो वर्चुअल एड्रेसेस का या वर्चुअल मेमोरी का। तो एक्चुअली क्या होता है कि एड्रेसेस या मेमोरीज़ ना आप कह सकते हैं दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी और एक को हम कहते हैं फिज़िकल मेमोरी। ये ज़्यादा डिटेल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम उसका जिक्र कर लेते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, तो उनमें जो एड्रेसेस बनते हैं ना, जो कंपाइलर वगैरह जनरेट करता है ना, वो एक्चुअल फिज़िकल एड्रेस नहीं होते, उनको हम वर्चुअल एड्रेसेस कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वेरिएबल बना दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख लिया लाइक इंटीजर a इक्वल टू 10। आप कोड में करते हैं इस तरह, ठीक है ना। अब a जनरली तो हम कहते हैं कि वो वेरिएबल है और वेरिएबल रैम में बनते हैं, लेकिन आप कोड में वैल्यू देते हैं लाइक a इक्वल टू 10 अगर आपने कर दिया तो ये तो काइंड ऑफ कोड में ही आपने फिक्स वैल्यू दे दी। ज़रूर नहीं है रन टाइम पे इनपुट लें या फाइल से रीड करें या डेटाबेस से एंड सो ऑन। कुछ केसेस में वो भी करते हैं, बट फिलहाल जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ये है कि आप हार्ड कोडेड वैल्यू देते हैं, या भले इवन ना भी दें, जस्ट डिक्लेयर करें और यूज़र से इनपुट लें। बट द पॉइंट इज़ कि जितने भी तरह के वेरिएबल्स और ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, उनको एड्रेस दिया जाता है कंपाइलर या जो भी है इंटरप्रेटर। यूजुअली कंपाइलर की अगर हम बात करें तो वो, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट करता रहता है, तो कंपाइलर क्या करता है, वो वर्चुअल एड्रेसेस ना जनरेट कर देता है। जब आपका कोड कंपाइल होता है इनटू मशीन कोड, तो उसको ना कंपाइलर एक तरह की फेक या वर्चुअल एड्रेसेस दे देता है, ठीक है ना। और जब वो रन होता है, देखिए दो स्टेप होते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस कि कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ये भी फ़र्क है कि जो कंपाइल लैंग्वेज हैं, जब आप कंपाइल करते हैं अपने सोर्स कोड को तो वो अलग फाइल देती हैं आपको एग्जीक्यूटेबल, और उसके बाद उसको रन करना पड़ता है आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल को, वो एक अलग यू कैन से स्टेप है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता, आप सोर्स कोड को ही हर बार लोड करते हैं, इंटरप्रेटर को देते हैं और इंटरप्रेटर फिर एक एक लाइन को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है एंड सो ऑन। तो दिस इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। एक तो लाइक वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी यानी कंपाइलेशन होगी, और दूसरा फिर वो यूज़र उसको रन करेगा एंड सो ऑन। तो जब वो कंपाइल होगी उस वक्त उसको वर्चुअल एड्रेसेस दिए जाते हैं ऑन वेरिएबल्स वगैरह को, लेकिन जब वो रन होती है वो फाइल, तो फिर एक्चुअल फिज़िकल एड्रेसेस ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना उसको देता है, उस वेरिएबल को फिज़िकली रैम में कहाँ रखना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम पे डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो उनको हम, जो रैम के अंदर एक्चुअल एड्रेसेस है ना, उनको हम फिज़िकल एड्रेसेस कहते हैं या फिज़िकल मेमोरी एड्रेस, ठीक है ना। और जो कंपाइलर जनरेट करता है एड्रेसेस ना, उनको हम वर्चुअल एड्रेसेस कहते हैं। तो ये रन टाइम पे ना ट्रांसलेशन होती है वर्चुअल टू फिज़िकल मेमोरी। तो उसको ना ये कहा जा रहा है, यू कैन से कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, कि जो रिसेंट ट्रांसलेशंस हुई हैं, ठीक है ना, रिसेंट जो वर्चुअल टू फिज़िकल मेमोरी ट्रांसलेशंस हुई हैं ना, वो इधर सेव होती हैं अगेन फॉर द रीज़न कि हो सकता है नियर फ्यूचर में ना आपको वो चीज़ें चाहिए हों, तो इसलिए वो बजाय कि आप दोबारा ट्रांसलेशन कैलकुलेशन करें एंड सो ऑन, वो इस TLB कैश से ही ली जाती हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ना एक और तरीके से, मे बी और शायद आपको बेहतर आइडिया समझ में आ जाए कि लेट सपोज ना आपके जो स्टूडेंट्स हैं, लेट सपोज मैं उनको लाइक लेट सपोज आई एम द कंपाइलर, लेट सपोज, ठीक है।
तो मैं आपको ना एक सीट नंबर्स दे रहा हूँ, बट वो वर्चुअल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक को कह दिया तुम्हारा सीट नंबर 5 है, किसी दूसरे स्टूडेंट को कह दिया। अच्छा, सीट नंबर ना, ये जो चेयर्स हैं लेट्स सपोज ना किसी क्लासरूम में, उन पे सीट नंबर लगे हुए हैं, यू कैन से, ठीक है। तो मैं एक को कहूँगा तुम ना 5 नंबर सीट पे बैठ जाना, और दूसरे स्टूडेंट को कह रहा हूँ मैं तुम मे बी 13 नंबर सीट पे बैठ जाना, किसी को कह रहा हूँ मैं कि तुम 1 नंबर सीट पे बैठ जाना, मैं असाइन कर दे रहा हूँ इस तरह, ठीक है। अब ये जस्ट सीट नंबर्स हैं। अब एक्चुअल फिजिकल ये नंबर नहीं है कि किस रूम में, कौन से वाले ब्लॉक में, लेट्स सपोज ब्लॉक 3 में या ब्लॉक 5 में। ब्लॉक 5 भी है तो फ्लोर कौन सा है और रूम कौन सा है, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, जस्ट वर्चुअल सीट नंबर्स या वर्चुअल एड्रेसेस। अब और इनिशियली कंपाइलर ना मतलब वर्चुअल एड्रेसेस भी देता है, लेकिन उनको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेसेस होते हैं। मतलब वो कुछ इस तरह कह देता है आपको कि सीट नंबर आपके ये हैं, बाकी जो रूम नंबर है ना एग्जैक्ट, वो आपको ना प्रोग्राम ऑफिस बताएगी लेट सपोज, ठीक है, या मैनेजमेंट से कोई बताएगा। तो रूम नंबर वो जो भी बताएं उस रूम नंबर में जाइएगा, बाकी सीट नंबर जो मैं दे रहा हूँ ना उधर जाके बैठ जाना आप, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लाइक मैंने अपनी तरफ से ना काम कर लिया, लाइक आपको ना डिफरेंट सीट नंबर दे दिए या एड्रेसेस दे दिए, तो कंपाइलर कुछ इस तरह करता है, और उनको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेसेस होते हैं। मतलब वो आपको कहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप रन होगी, प्रोग्राम जब रन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कहाँ पर फ्री जगह है, उस जगह पे आपको लोड करेगा। तो उसको हम काइंड ऑफ कहते हैं इनिशियल या बेस एड्रेस। तो उस बेस एड्रेस के बाद आपके जो एड्रेसेस हैं, लाइक जो सीट नंबर है ना, उनमें ऐड करते जाना, प्लस करते जाना, ठीक है। यानी बेस एड्रेस वो होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताएगा, बाकी जो वर्चुअल एड्रेस है ना वो ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, कि मैंने सीट नंबर आपको बता दिए, बाकी मैं कह रहा हूँ रूम नंबर जो भी आपको प्रोग्राम ऑफिस बताए ना उस रूम में जाइएगा, लेकिन सीट नंबर ये वाले हैं स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस तरह ना होता है वर्चुअल मेमोरी और या वर्चुअल एड्रेसेस और फिज़िकल एड्रेसेस कि कंपाइलर वगैरह जो है ना वो वर्चुअल एड्रेसेस यूज़ करते हैं, आपके जो भी वेरिएबल्स हैं एंड सो ऑन ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ना इंटीजर a = 10 कर दिया, तो वो पीछे उस वेरिएबल को ना कोई वर्चुअल एड्रेस दे देगा, और उसमें ना 10 जो वैल्यू है या जो भी वैल्यू आपने दी वो हार्ड कोडेड ना उस जगह पे काइंड ऑफ ना असाइन कर देगा या स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर रन टाइम पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि फिज़िकली एक्चुअली रैम में ना ये किस जगह पे जाएगा, ठीक है। और वर्चुअल एड्रेस ज़रूरी नहीं है सेम ही हो जो फिज़िकल एड्रेसेस हों, ठीक है। ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है, आई थिंक ये आप शायद ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, या आगे अगर हमें भी टाइम मिला या कुछ इसका ज़िक्र हुआ तो शायद हम करेंगे डिस्कस इसको। बट आइडिया ये है कि जो आपका प्रोग्राम होता है जनरली, जो कंपाइलर वगैरह एग्जीक्यूटेबल बनाता है, उसमें वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं, एक्चुअल फिज़िकल एड्रेसेस नहीं होते। तो बाद में रन टाइम पे ना एक ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जो उन वर्चुअल एड्रेसेस को फिज़िकल में ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फिज़िकल एड्रेस इस तरह हो सकता है कि आपको कहा जाए कि फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 206 जो है ना उसमें जाओ और फलां सीट नंबर पे बैठ जाओ, ठीक है ना। तो वो आपका फिज़िकल होगा, ठीक है। दिस इज़ लाइक आप जैसे आपका एडमिशन टेस्ट होता है और आप सीट नंबर लेके आते हैं ना, अपनी स्लिप लेके आते हैं, फिर आपको नीचे ना कोई बता रहा होता है कि ना इस साइड चले जाएं, इस रूम में चले जाएं, और फिर वहाँ पे ना आपकी जो सीट्स होती हैं ना उन पे नंबर लगे हुए होते हैं, फिर उधर जाके बैठ जाते हैं आप, ठीक है। तो स्लिप में आपको काइंड ऑफ एक सीट नंबर या शायद इस तरह का कुछ दिया जाता है, लेकिन फिज़िकली आपको नहीं होता पता उस वक्त, जस्ट अपनी स्लिप को देख के कि आप फिज़िकली कहाँ बैठेंगे। वो ना रन टाइम पे जब आप आते हैं इधर और डिफरेंट असिस्टेंट्स काइंड ऑफ लोग बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं इधर जाओ, फलां फ्लोर पे जाओ, फलां रूम में जाओ। फिर उस रूम में जाके ना आप देखते हैं कि वो कौन सी नंबर चेयर पे ना वो सीट नंबर लगा हुआ है। तो इस तरह भी ना रिलेट कर सकते हैं आप कि जो स्लिप पे नंबर होता है ना आपका, दिस इज़ लाइक वर्चुअल एड्रेस,
और जो फिज़िकल एड्रेस वो होगा कि जो स्पेसिफिक फ्लोर पे, स्पेसिफिक रूम में, जो स्पेसिफिक चेयर पे नंबर होगा ना, वो वाला आपका फिज़िकल एड्रेस होता है, ठीक है ना। और वो प्रोग्राम के केस में कंपाइलर आपको वर्चुअल एड्रेसेस देते हैं, और जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो आपको रन टाइम पे ना फिज़िकल एड्रेस देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले देखता है कि कहाँ जगह फ्री है और कौन सी जगह फ्री है एंड सो ऑन, उसके बाद ही ना वो डिसाइड करके और आपको देता है, ठीक है। अगेन दिस इज़ अ ह्यूज टॉपिक, बिकॉज पुराने ज़माने में कहा जाता है कि प्रोग्रामर्स ना एक्चुअल फिज़िकल एड्रेसेस यूज़ किया करते थे, यानी कोड में ही ना वो लिखते थे कि ये जो वैल्यू है या वेरिएबल है या जो भी है, वो रैम के एक्चुअल ना फलां जगह पे सेव होगा या होना चाहिए, इस तरह बिल्कुल फिज़िकल एड्रेसेस यूज़ किया करते थे। लेकिन उसमें काफ़ी मसले होते थे कि लेट्स सपोज आपने कहा कि ये जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज रैम में लोकेशन नंबर 5000 पे इसको सेव करो। अब हो सकता है वो प्रोग्राम जब लोड किया जाए तो उससे पहले कोई और प्रोग्राम हो सकता है चल रहा हो, और वो प्रोग्राम भी हो सकता है वो 5000 वाली मेमोरी लोकेशन ना यूज़ कर रहा हो। तो जब आपका प्रोग्राम लोड होगा या रन होगा ना, तो उस प्रोग्राम का डेटा जो है ओवरराइट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, इस तरह गड़बड़ हो जाती थी। और दूसरा ये भी मसला होता था कि वो एड्रेसेस हो सकता है एक कंप्यूटर है मे बी जिसमें इतनी रैम है ही नहीं। लेट्स सपोज आपने ना कोई बड़ी एड्रेस लिखी, लेट्स सपोज आपके पास जो कंप्यूटर था उसमें 8 GB रैम थी, तो आपने कहा लेट्स सपोज जो 8 GB की लेट्स सपोज जो आखिरी एड्रेसेस हैं मे बी आपने किसी वेरिएबल को वो दे दी। अब वो प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पे चलाया जा रहा है जिसमें 4 GB रैम है, अब उसमें तो वो वाला एड्रेस ही नहीं है। लेट्स सपोज वो एड्रेस कोई इतना बड़ा था 8 GB की, कोई कैलकुलेशन वगैरह करके आप ब्रेन में, माइंड में अपने ना विजुलाइज कर सकते हैं कि वो लेट्स सपोज कोई लेट्स सपोज समथिंग लाइक 7 बिलियन समथिंग कोई एड्रेस है, लेट्स सपोज वहाँ पर चले जाओ, उस वेरिएबल को कहा गया। लेकिन जो दूसरा कंप्यूटर है, दूसरे यूज़र का कंप्यूटर है, उसमें 4 GB रैम है, यानी 4 बिलियन एड्रेसेस हैं, तो वो 7 बिलियन एड्रेसेस पे कैसे जाए, उसमें टोटल है ही 4 बिलियन एड्रेसेस। तो इस तरह के बहुत मसले होते थे, और सिक्योरिटी वगैरह के भी, जैसे मैंने कहा ना ओवरराइट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसलिए फिर वर्चुअल एड्रेसेस का ये कॉन्सेप्ट लाया गया। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ और चीज़ें होती हैं लाइक, और कंपाइलर की भी आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट होती है, वो वर्चुअल एड्रेसेस जनरेट करता है एंड ऑल दैट। तो उसका फ़ायदा ये है कि इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। तो बट द पॉइंट इसके बीच में ना ट्रांसलेशन करनी पड़ती है हर बार जब भी आपकी प्रोग्राम में से कोई भी एड्रेस CPU देखता है ना, वो पहले जो ना वो ट्रांसलेशन होती है। अगेन ये आगे आई थिंक टॉपिक है, मे बी ये वाली स्लाइड में है या आगे वाली में है। MMU एक हार्डवेयर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसको हम कहते हैं। वो जो है ना वो ट्रांसलेशन करता है ये, ठीक है, वर्चुअल टू फिज़िकल। तो वो जो ट्रांसलेशंस होती हैं फिर वो टेम्पररीली हो सकता है कैश मेमोरी में रखी जाएं, ताकि फ्यूचर में अगर उसी तरह की ट्रांसलेशन या उसी तरह की एड्रेस को एक्सेस करने की ज़रूरत हो CPU को, तो दोबारा ट्रांसलेशन ना करनी पड़े। वो ट्रांसलेशन ऑलरेडी जो की थी हमने वो कैश में रखी जाती है और CPU वहाँ से ही वो ले लेता है, और फिर फिज़िकल एड्रेस जो मिला उस ट्रांसलेशन के बाद वो फिर रैम का जो कंट्रोलर होता है उसको CPU कहेगा कि ना फिज़िकल एड्रेस ना ये फलां है, उस जगह पे जाके जो डेटा है वो मुझे रीड करके दो या राइट करने दो एंड सो ऑन। तो दिस इज़ हाउ वर्चुअल टू फिज़िकल एड्रेसेस आर यूज, और ये ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो TLB ये एड्रेसेस, ट्रांसलेशन की हुई एड्रेसेस जो है ना उनको स्टोर करता है। अच्छा, सो डेटा इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन रैम एंड कैश इन ब्लॉक्स ऑफ फिक्स साइज, जिनको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि जनरली इनको हम ब्लॉक कहते हैं, स्पेशली जो रैम की आप कह सकते हैं इस तरह की रोज़ हैं, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। और एक ब्लॉक में आपको पता है कि बहुत सारा डेटा हो सकता है। ये पीछे हम कर चुके हैं डिस्कस, इफ़ यू रिकॉल हमने कहा था ना ब्लॉक जो है मल्टीपल ऑफ वर्ड साइज़ होता है, और एक वर्ड जो है उसमें 2 बाइट भी हो सकते हैं और 4 बाइट भी और 8 बाइट भी। तो ब्लॉक में फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि
हंड्रेड्स ऑफ बाइट्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना, या 64 बाइट्स हो सकती हैं, बिट्स नहीं बाइट्स कह रहा हूँ, 128 बाइट्स हो सकती हैं एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वर्ड में बहुत सारी बाइट्स हो सकती हैं और ब्लॉक में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यूजुअली मल्टीपल ऑफ वर्ड साइज होता है। तो फिलहाल लेकिन आसानी के लिए ना आप ये कह सकते हैं कि एक रो है, रैम में एक रो है, उसको हम ब्लॉक कह रहे हैं। और इस केस में अगर आप देखें ना तो 0 to 31 जो है ना वो हैं इसमें काइंड ऑफ बॉक्सेस हैं। तो आई थिंक ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बाइट्स को, यानी एक रो में ना 32 बाइट्स हैं 0 से लेके 31 तक, या एक ब्लॉक में रैम के 32 बाइट्स हैं आई थिंक, ठीक है ना। और उसी रो को या सिमिलर टाइप की जो करस्पॉन्डिंग रो होगी ना कैश में, उसको हम लाइन कहते हैं। इनका साइज़ सेम ही होगा बिकॉज यहाँ से ना एक पूरी रो इधर हम कैश में कॉपी करते हैं, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है। सो डेटा इज़ ट्रांसफर्ड और कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू कैश इन ब्लॉक्स ऑफ फिक्स साइज, जिनको हम कैश लाइंस कहते हैं। व्हेन अ कैश लाइन इज़ कॉपीड फ्रॉम मेमोरी इनटू कैश एंट्री इज़ क्रिएटेड, यानी जब आप यहाँ से एक रो कॉपी करते हैं और कैश में रखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कैश में एक एंट्री हो गई, ठीक है। और कैश एंट्री विल इंक्लूड द कॉपीड डेटा एज वेल एज रिक्वेस्टेड मेमोरी लोकेशन नाउ कॉल्ड अ टैग। जो मैं शुरू में कह रहा था कि कैश मेमोरी में रिक्वेस्ट जो जहाँ से डेटा गया वो भी हम रखते हैं और सम पोर्शन ऑफ द एड्रेस भी रखा जाता है जिसको हम टैग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कैश में ना डेटा भी होता है रैम वाला और एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, टैग भी होता है और एक दो चीज़ और भी होती है, वो आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे। उसको हम वैलिड बिट शायद कहते हैं, कुछ इस तरह का हम कहते हैं ना। और वैलिड बिट अगर वो 0 है ना आई थिंक, तो उसका मतलब होता है कि ये डेटा हम पहली बार रख रहे हैं शायद, और वैलिड बिट 1 होता है तो इट मीन्स एक बार हमने या एटलीस्ट एक दो बार ना उसको हमने कॉपी किया है या एक्सेस किया है, कुछ इस तरह का काम होता है उसका वैलिड बिट का, वो हम आगे करेंगे डिस्कस। बट द पॉइंट इज़ कि कैश में रैम वाला डेटा भी होता है प्लस सम एडिशनल थिंग्स होती हैं लाइक टैग या वैलिड बिट एंड सो ऑन, ठीक है। और उसको हम टैग उसको हम कहते हैं कि जो एक्चुअल डेटा गया प्लस सम पोर्शन ऑफ द लोकेशन जहाँ से रैम से हमने डेटा लिया, वो पोर्शन क्यों रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब CPU को ज़रूरत पड़ेगी ना उस डेटा की, तो जो शुरू में हमने किया ना डिस्कस, वो ब्रॉडकास्ट करेगा। और कैश में जहाँ जहाँ पे टैग्स होंगे, फील्ड होंगे, एंट्रीज़ होंगी, उनमें हर लाइन में जो टैग होंगे ना, और CPU ने जो ब्रॉडकास्ट किया होगा एड्रेस, वो टैग ना अपने कैश लाइंस जो हैं वो अपने आप में जो टैग पड़े हैं ना उनके साथ पैरेलली बहुत क्विकली कंपेयर करती हैं कि CPU को जो एड्रेस चाहिए कहीं वो मेरे पास तो नहीं है, तो अगर वो है तो वो सीधा उधर उसको भेज देंगी डेटा, और नहीं है तो फिर रैम की तरफ जाना होता है CPU को, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन से विजुअली, आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मेन एंड कैश मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स और ऑफ B बाइट्स, इन इस केस में आई थिंक दिस इज़ 32 बाइट का ब्लॉक है। और ब्लॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट बाइट्स, और मेमोरी इज़ लॉजिकली डिवाइडेड इनटू M blocks where M is like capital M divided by B, यानी कि कैपिटल M means टोटल रैम में जगह कितनी है आपकी, और B means ब्लॉक का साइज़ कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हो सकता है रैम का साइज़ मे बी 512 बाइट्स हो, लेट सपोज, छोटी एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो जो कैपिटल M है वो 512 है लेट सपोज, और ब्लॉक का साइज़ जो है वो 32 बाइट्स है, ठीक है। ये छोटा b जो है, तो टोटल हमारे पास 512 बाइट्स अवेलेबल है रैम में, और एक ब्लॉक का साइज़ जो है वो 32 बिट है। तो हमारे पास टोटल कितने लॉजिकल जो टोटल रोज़ हैं यू कैन से, या टोटल ब्लॉक्स हैं, वो कितने बनेंगे, 512 डिवाइडेड बाय 32, जो कि कितना होगा, 512 को अगर हम डिवाइडेड बाय 32 करें, यानी 16,
तो आपके पास काइंड ऑफ 16 रोज बन जाएंगी। रो में टर्म यूज़ कर रहा हूँ बट एक्चुअली ये 16 ब्लॉक्स बन जाएंगे, यू नो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। तो इन फार्मूला का ये मतलब है कि टोटल एम मीन्स टोटल रैम कितनी है और ब्लॉक साइज़ कितना है। तो टोटल रैम को आप ब्लॉक साइज से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स मिल जाएंगे या टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ मिल जाएंगी। और इस तरह कैश में भी इस तरह ही होगा कि सी इज़ कि टोटल कैश का साइज़ कितना है, और बी इज़ अगेन उसका साइज़, ब्लॉक का साइज़ या विड्थ कितनी है रो की। फॉर सिंप्लिसिटी में टर्म ये विड्थ यूज़ कर रहा हूँ। तो टोटल रोज़ या लाइंस कितनी बनेंगी कैश में, ये छोटा सी उसको डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में ना हमारे पास कैश जो है ना वो है 32 120 128 आई थिंक, या कैश का साइज़ ना 128 है, लेट सपोज बाइट्स इस केस में। और ब्लॉक का साइज़ कितना है, यानी कैपिटल सी क्या है 128 और बी क्या है अगेन 32। तो 128 को आप अगर 32 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा आई थिंक। सो 128 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर क्या आएगा 4। यानी ये जो कैश है इसमें 4 ब्लॉक्स हैं या 4 लाइंस हैं, क्योंकि टोटल कैश का साइज़ ना 128 बाइट्स था और ब्लॉक का साइज़ 32 बाइट है, 0 से लेके 31 वाला। तो टोटल अगर हम 128 को 32 से डिवाइड करें तो छोटा सी यानी टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स या टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनेगी हमारे पास, 4 बनेगी। ठीक है ना। सो टिपिकल मेमोरी और कैश ब्लॉक साइज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 पावर 5 बाइट्स, 2 पावर 5 यानी कि 32 के करीब। ठीक है ना। अब ऑफकोर्स इससे बड़ा भी हो सकता है, मे बी दिस इज़, ये एक जनरल सा टर्म यूज़ किया गया है कि बहुत सारियों में शायद इतना ब्लॉक साइज यूज़ होता है, और लेकिन हो सकता है पुराने कंप्यूटर्स में इसमें कम हो और नए कंप्यूटर्स में इनमें से ज़्यादा हो, क्योंकि ये बुक भी अगेन काफ़ी पुरानी लिखी गई है। उसके बाद हो सकता है इम्प्रूवमेंट्स आ गई हों। बट आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह ना रैम इस तरह ब्लॉक्स में या रोज़ में डिवाइड की जाती है, और हर रो में या हर ब्लॉक में ना देयर मे बी 32 बाइट्स एंड सो ऑन। ठीक है। और कैश में भी उतनी ही विड्थ का यू कैन से एक रो होती है जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं या लाइन भी कहते हैं कैश के टर्म्स में। ठीक है। और कैश लाइन में एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, टैग के लिए भी जगह होती है और वैलिड बिट भी होती है। ठीक है ना। बट आइडिया ये है कि हम कैश से कॉपी रैम से कॉपी करते हैं डेटा कैश में जब पहली बार उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो लेट्स सपोज प्रोग्राम आपने रन किया और इनिशियली कोई वेरिएबल या कोई डेटा आपको चाहिए, तो उस केस में तो वो कैश में नहीं होगा, तो पहली बार वो रैम में ही होगा। फिर इनिशियली सीपीयू कैश में सर्च करेगा, लेकिन वहाँ से उसको नहीं मिलेगा, वो उसको हम कैश मिस कहते हैं, यानी कैश में से डेटा ना नहीं मिला सीपीयू को। तो फिर वो रैम में जाता है और वहाँ से लेता है, तो उसकी कॉपी कैश में भी रखता है, फिर वो रजिस्टर्स में भी जाता है और फिर कैलकुलेशन में यूटिलाइज भी होता है इन ऑल डेट। तो दोबारा अगर उसको चाहिए होगा तो वो जब पहले कैश में सर्च करेगा तो वहाँ से ही उसको मिल जाएगा वो डेटा, तो उसको हम कैश हिट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यही चीज़ ना यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैश हिट क्या है कि रिक्वेस्टेड बाइट जो है ना वो कैश में मिल गई उसको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में लेट सपोज सीपीयू ने ना ये जो रोज़ हैं या ब्लॉक्स हैं, ये वाला पहला ब्लॉक और ये तीसरा वाला ब्लॉक लेट सपोज ये ना कैश में कॉपी किया, क्योंकि हो सकता है सीपीयू को जो डेटा चाहिए था ना वो कुछ डेटा इस ब्लॉक में पड़ा था, कुछ इसमें। ठीक है। इस वाला फ़िलहाल में भी सीपीयू को नहीं चाहिए, तो इसलिए ये वाला नहीं हुआ कॉपी, सिर्फ ये 2 वाले हुए हैं। ठीक है। तो अब अगर सीपीयू को एक्सेस करना है एनी बाइट बिटवीन 0 to 31 और 64 to 95, यानी कि 0 to 31 के बीच में जो ब्लॉक है उसमें जो डेटा है कोई भी वो अगर चाहिए होगा, या 64 to 95, तो ये वाला जो थर्ड रो है ना इसके एड्रेसेस ना 64 से लेके 95 तक होंगे, क्योंकि ये पहली रो जो है या पहली लाइन जो है उसमें 0 to 31 है, फिर इसमें जो दूसरी रो है इसमें 32 से 63 तक होंगे, और थर्ड जो है वो 64 से लेके 95 तक। तो आता इसलिए कह रहा है कि 0 to 31 वाली जो रो है या लाइन है या बाइट है, या 64 to 95 वाली, यानी यहाँ पे इनमें से कोई भी डेटा चाहिए होगा सीपीयू को या इनमें से कोई भी, तो वो कैश हिट कहलाएगा, बिकॉज
वो डेटा ऑलरेडी कैश में ही पड़ा है, तो सीपीयू को कैश से ही मिल गया तो वो रैम की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई और डेटा चाहिए सीपीयू को, लाइक ये वाला में भी या जो नीचे वाली रोज में और ब्लॉक्स में है रैम में, तो वो फिर क्या होगा कि कैश मिस। इफ अ रिक्वेस्टेड बाइट डज नॉट अपीयर इन द कैश, इन दैट केस इट इज कॉल्ड कैश मिस। ऑन अ कैश मिस द एंटायर ब्लॉक containing the access byte from RAM is copied from main memory into cache। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक अगर चाहिए CPU को या इसमें से किसी एक बाइट को एक्सेस करना है CPU को, तो वो पहले रैम में सर्च करेगा, कैश में सर्च करेगा, वहाँ से उसको नहीं मिलेगा, फिर वो रैम में जाएगा और वहाँ से कॉपी करेगा, कैश में रखेगा, ठीक है ना, पूरा ब्लॉक। और द पोजीशन ऑफ द बाइट विद इन अ ब्लॉक, जिसको हम ऑफसेट भी कहते हैं, इज़ द सेम इन बोथ कैश एंड मेमोरी। यानी ये जो रो नंबर है, जिसको मैं रो नंबर कह रहा हूँ, लेट्स सपोज फॉर सिंपलिटी, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ऑफसेट जो है ना ब्लॉक का वो सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है ये वाली जो रो हो, इस इमेज में ऐसे दिखाया गया है कि रैम वाली पहली रो कैश में पहली रो में ही जा रही है, और तीसरी रैम वाली रो या ब्लॉक जो है कैश की तीसरी रो या लाइन में ही जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर नहीं है हमेशा ऐसे ही हो, आगे हम पढ़ेंगे मैपिंग फंक्शंस, उसमें वेरिएशन हो सकता है ये वाली रो ना इधर चली जाए मे बी, और ये जो दूसरी वाली रो है वो पहली वाली में चली जाए एंड सो ऑन। सो यू कैन से रो नंबर्स कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो ऑफसेट है यानी उस रो के अंदर जो पोजीशन है ना वो सेम रहेगी। इस पॉइंट का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल ये वाली रो हो सकता है इधर जाए, लेकिन ये जो बिट है ज़ीरो लोकेशन पे A8, वो इधर भी ज़ीरो लोकेशन पे ही जाएगा कैश में A8। और ये जो C3 है, हालांकि उसकी रो रैम में 1 है, लेकिन कैश में हो सकता है वो रो 4 में जाए या लाइन 4 में जाए, लेकिन उसका जो कॉलम नंबर होगा या ऑफसेट होगा वो 1 ही होगा इधर। इसी तरह ये जो 37 है बाइट, इसकी रो यहाँ पे रैम में 1 है, लेकिन कॉलम यू कैन से या ऑफसेट जो है वो 30 है, तो यहाँ पे कैश में उसकी रो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ऑफसेट या कॉलम ना 30 ही होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो पोजीशन विद इन द ब्लॉक है यानी विद इन द रो जो है, जिसको हम ऑफसेट भी कह रहे हैं, इट विल बी द सेम इन मेमोरी एंड कैश। बाकी रो नंबर या ब्लॉक नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मैपिंग फंक्शंस, उसके थ्रू ये मैपिंग होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि उनकी वर्किंग कैसे होती है और उनका फ़ायदा या नुकसान क्या है।